देख रहे हैं फिल्म न्यूज़ और मैं हूं स्वाति चौधरी। सभी का स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में देवभूमि उत्तराखंड में। शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। आपको बता दें कि बैठक में राज्य की खेल नीति और राशन विक्रेताओं के कमीशन में वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं। इनके अलावा विभिन्न विभागों से संबंधित सेना नियमावली और साथ ही साथ तमाम अन्य चीजों को लेकर के बैठक में चर्चा होगी। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र में पेश होने वाले प्रतिवेदन भी कैबिनेट में आ सकते हैं। इससे पहले पिछले माह में कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी सौगात दी थी। एमबीबीएस के छात्रों की 1 साल की निर्धारित 4 लाख रुपए की फीस को 1,45,000 रुपए तक कर दिया गया था। मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद उत्तराखंड में ही सेवाएं देने का बॉन्ड भरने वाले छात्रों के लिए 50,000 रुपए शुल्क तय किया गया था। ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जय सिंह रावत जी जुड़ गए हैं। आप बीजेपी नेता हैं। और जय सिंह रावत जी, देखिए आज बैठक बुलाई गई है सीएम धामी के द्वारा, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। क्या कुछ निकल करके सामने आएगा और प्रदेश की जनता के लिए हितकारी होगा? जय सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़े, माफ करिएगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। जय सिंह जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बोलिए। जय सिंह जी, आज जो बैठक होने वाली है उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आ सकता है और प्रदेश की जितने लोग नाराज हैं, समाज के जो भी वर्ग नाराज है, उनको खुश करने का प्रयास करेगी। यही सरकार ने पिछली सभी सरकारें करती हैं ताकि चुनावों पर उसका असर न पड़े। तो अभी जो भी हो रहे हैं, जो भी सौगातें जनता को दी जा रही है, समाज के जिस किसी वर्ग को दी जा रही है, उस आपका और चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है। अब कई चीजें जो होती है कि जो पिछले 4-4.5 साल तक जो मांगे पूरी नहीं हुई है, लोगों की जो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई है, अचानक सरकार के हाथ कौन सा बड़ा खजाना लग गया कि सारी मांगे एक साथ पूरी हो रही है, सारी उसके सौगातों की बौछार लग रही है। समाज का हर वर्ग का अब ध्यान रखा जा रहा है जो पिछले 4.5 साल तक नहीं रखा गया। तो ये राजनीति है। राजनीति केवल पुष्कर सिंह धामी नहीं, सभी लोग करते हैं। जितने राज्य जिस भी पार्टी की सरकार आती है वही सब करते हैं। पहले तो सत्ता का उसमें नशे में रहते हैं और जब चुनाव आते हैं तब उनको होश आता है कि लोग तो नाराज हैं। बिल्कुल जैसे कि आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव से पहले जनता के दरवाजे पे हाथ जोड़े खड़े दिखाई देते हैं और चुनाव जीतने के बाद अपने ही एक अलग सुरूर में रहते हैं। और जैसे ही चुनाव आने वाला होता है तो जनता के लिए तमाम खजाने खोल दिए जाते हैं। ये आपने, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस तरीके की बातें एक पत्रकार ही कर सकता है कि जनता की याद तभी आती है जब जनता की जरूरत पड़ती है। जय सिंह जी, आप सुनाई नहीं दे रहा जी, फिर सवाल करिए प्लीज। मैं ये कह रही हूँ कि आपने जिस तरीके से बताया कि जनता की याद सरकार को तभी आती है जब जनता की जरूरत पड़ती है। या तो चुनाव से पहले हाथ जोड़े खड़े रहते हैं जनता के दरवाजे पे, या फिर चुनाव जब करीब होता है तो तमाम दुनिया भर के तोहफे और उनको सौगातें दे देनी शुरू की जाती हैं। हाँ, दूसरी बात सवाल ये होता है कि आप चुनाव लोगों को खुश करने के लिए तमाम इतनी घोषणाएं कर जाते हैं, सबको खुश कर देते हैं, लेकिन क्या आपके पास इतना रेवेन्यू है, क्या आपके पास इतने संसाधन है कि सबकी मांगे पूरी हो जाए? आप जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य अभी पिछला जो सीएजी की रिपोर्ट थी तो लगभग 65,000 करोड़ के आसपास 2019-20 तक कर्ज हो चुका था और ये समझे 21-22 तक तो 70,000 करोड़ पार कर चुका होगा। आप और हिमाचल प्रदेश का आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश को बने हुए 50 साल हो गए और इन 50 सालों में उन पर केवल 57,000 का करोड़ का कर्ज है। 57,000 करोड़ 50 साल में, और हम पर 21 साल में 70,000 करोड़ का कर्ज हो गया। आप समझ सकते हैं कि हमारा जो वित्तीय प्रबंधन है
और जो हमारा राजनीतिक जो शासन है वो कितना एफिशिएंट है आपका शासन प्रबंधन में, तो ये ऐसा जाना चाहते हैं। वो आपके पास रेवेन्यू इतनी है नहीं, आपके पास रिसोर्सेज इतने है नहीं, लेकिन आप चाहे आप प्रदेश जो है बटा बैठे, चाहे कर्ज लेना पड़े, लेकिन खुद करो भाई, हमको तो वोट चाहिए। आप कुछ भी ले लो, प्रदेश को चाहे बोटी ले लो, उसमें आता है नहीं कि पाउंड ऑफ फ्लैश, डायलॉग वाला डायलॉग आपको पाउंड ऑफ फ्लैश, तो वही है कि उत्तराखंड का पाउंड ऑफ फ्लैश आप ले लो, चाहे उत्तराखंड जिए या मरे, ये वाली बात है। वोट चाहिए बस जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत सही बातें कही हैं कि जिस तरीके से देखिए आप भले ही प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि जनता को लुभाना है चुनाव पास में, इसलिए जनता को दुनिया भर के तोहफे दिए जा रहे हैं, सौगातें दिए जा रही हैं और बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। लेकिन वो वादे कितने पूरे होते हैं ये तो चुनाव के बाद ही सारी तस्वीर साफ होती है। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर का। आज सीएम धामी का हरिद्वार जिले में दौरा रहा, जिसमें उन्होंने भगवानपुर पहुंचे वो और यहाँ उन्होंने किसान मेले में लगे अनेकों स्टॉलों का निरीक्षण किया और एक जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान धामी ने कहा कि प्रदेश में किसानों को खास प्राथमिकता दी जा रही है। सीएम धामी ने कार्यक्रम में किसानों को 25-25 हजार रुपए के चेक बांटे, साथ ही विकलांगों को भी सहायता प्रदान करते हुए प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में MBBS करने वाले छात्रों की फीस में भी कटौती करने की बात कही है। हमारा राज्य का उत्तराखंड का स्थापना महोत्सव मनाया जा रहा है। उस महोत्सव के क्रम में क्योंकि हम लोग सभी जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, जन संवाद कर रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं, सुनवाई के साथ साथ समस्याओं का समाधान, निराकरण, जो हमारा एक संतुष्टि का जो हमने मंत्र दिया है, उसी के आधार पर आज भी यहाँ पर भी करा है। यहाँ पर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी किया है, लोकार्पण भी किया है और किसान भाइयों से संवाद। वहीं प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ मुद्दे खड़े करने की कवायद में है। अब खनन में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सीएम धामी सरकार की खनन नीति पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राज्य में कोई मधु कोड़ा न बने। साथ ही गोदियाल ने जल्द ही इस बारे में दस्तावेजों के साथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का दावा भी किया। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड गौरव सम्मान की घोषणा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नाम बदलकर कांग्रेस सरकार के ही काम आगे बढ़ा रही है। वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को इस दुनिया से विदा हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर उनका नाम सुर्खियों में है। कभी एक साथ एक ही पार्टी में एनडी तिवारी के राजनीतिक विरोधी रहे पूर्व सीएम हरीश रावत हरदा कभी तिवारी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं तो कभी उनके गांव जाकर के लोगों को सम्मानित कर रहे हैं और पहले उनके साथ रहे मनमुटाव पर अपने चिर परिचित अंदाज में शिकवे शिकायतें भूल जाने की बात कह रहे हैं। बीजेपी पर एनडी तिवारी के नाम से राजनीति करने का आरोप लगा है। उन्होंने कहा है कि अब बीजेपी चुनाव हारने की कगार पर है तो उसे 10 लग गए हैं। वो एनडी तिवारी के नाम की गोली खाकर ठीक करने के मूड में है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जा रही हैं। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है।
दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आगामी विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर के कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई। राज्य की 70 में से आधे से ज्यादा विधानसभा सीटों पर टिकट तय करने के लिए कांग्रेस ने नई रणनीति अपनाई है। इसी के तहत कांग्रेस के पर्यवेक्षक उत्तराखंड दौरे पर हैं। पर्यवेक्षक प्रदेश में कार्यकर्ताओं से टिकट को लेकर के रायशुमारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा स्तर पर 5 और संगठनात्मक स्तर पर 26 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है, जो विधानसभा स्तर पर दौरा कर कार्यकर्ताओं से संगठन के कामकाज और प्रत्याशियों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस ने पहली बार प्रत्याशियों के चयन में ये फॉर्मूला अपनाया है। हर एक पर्यवेक्षक 3 विधानसभाओं की जिम्मेदारी लेगा। ये पर्यवेक्षक पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं और तैयारी में जुटे नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने 2022 के चुनाव की तैयारियों में वो पूरी तरीके से जुट गई है। प्रदेश में चुनावी माहौल गरमाने के लिए आम आदमी पार्टी के बड़े नेता उत्तराखंड का दौरा करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और भगवंत मान उत्तराखंड आ सकते हैं। कृषि कानून को वापस लेने, फसलों का उचित मुआवजा समेत किसानों के अन्य मुद्दों को लेकर पार्टी के बड़े नेता उत्तराखंड का दौरा करेंगे। आपको बता दें, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने के साथ ही पार्टी की ओर से रोजगार गारंटी यात्रा भी निकाली जा रही है। पार्टी ने अब तक 31 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, जो विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को मजबूती देने का लगातार काम कर रहे हैं। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर चारधाम को लेकर है। चारधाम हाईवे परियोजना में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीन सीमा से जुड़े इस राजमार्ग को लेकर दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जिस पर विस्तार से बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और केंद्र सरकार दोनों के तर्कों को सुना और अहम टिप्पणियां दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा प्राथमिकता है और सुरक्षा को अपग्रेड करने की जरूरत है। विशेष रूप से हाल के दिनों में सीमा की घटनाओं को देखते हुए रक्षा से जुड़ी चिंताओं को छोड़ा नहीं जा सकता। फिलहाल कोर्ट ने दोनों पक्षों से 2 दिनों में लिखित सुझाव मांगा है और उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि करीब 900 किलोमीटर लंबे इस ऑल वेदर हाईवे प्रोजेक्ट में सड़कों की चौड़ाई और की जा सकती है। आपको बता दें, कोर्ट 8 सितंबर 2020 के उस आदेश में संशोधन के लिए केंद्र की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को परियोजना से जोड़े राजमार्ग पर 5.5 मीटर का गलियारा बनाने का नियम पालन करने को कहा गया था। वहीं बीजेपी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राजधानी दून से चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रहलाद जोशी ने कहा है कि बीजेपी चुनावों में सभी वर्गों का टिकट वितरण में ख्याल रखेगी। जोशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनावी मुकाबले में कहीं नहीं ठहरती है। अपने देहरादून दौरे पर प्रहलाद जोशी ने हरीश रावत पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यदि हरीश रावत ने कुछ नहीं किया तो फिर क्यों डर रहे हैं। सीबीआई या कोई केंद्रीय एजेंसी किसी को अकारण जेल नहीं भेज सकती है। जोशी ने बागियों की नाराजगी पर बोलते हुए कहा कि जिसे जाना था वो चले गए, अब ऐसा कोई नहीं है जो पार्टी छोड़कर जा रहा हो।
वहीं विधानसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए बीजेपी के 2 लाख कार्यकर्ता अब घर घर दस्तक देंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रदेश मुख्यालय में घर घर भाजपा हर घर बीजेपी अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान कौशिक ने कहा कि बीजेपी आम आदमी के विचारों तथा उनके सरोकारों से जुड़ी पार्टी है। यही कारण है कि हमने अभियान के माध्यम से हर घर तक जाने का निर्णय लिया। निकट भविष्य में हमारे कार्यकर्ता उत्तराखंड के हर घर तक अपनी दस्तक देंगे, अपने कार्यक्रमों और विचारों से अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा जनता के साथ रहने वाली और चलने वाली पार्टी है। पार्टी की रीति नीति और कार्यक्रमों के अनुसार पार्टी आगे बढ़ रही है। ये पार्टी का महासंपर्क अभियान है। इस अभियान के माध्यम से प्रदेश के सभी 11,223 बूथों तक ये कार्यक्रम पहुंचेगा और हमारे कार्यकर्ता हर घर तक अपने पृथक कार्यक्रम तथा विचार पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वहीं अल्मोड़ा में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ता सल्ट विकास खंड मुख्यालय में भाजपा सरकार के खिलाफ 1 घंटे का मौन उपवास रखेंगे। कार्यक्रम में भाजपा पर कांग्रेस की शंखनाद जनसभा में व्यवधान डालने और सरकारी तंत्र के गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा कि बीजेपी सरकार डरी और सहमी सरकार है। मौन उपवास करने वालों में वरिष्ठ कांग्रेस नेता शोभन सिंह बोरा समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आह्वान पर आज हमारे पूर्व अध्यक्ष पूर्व मंत्री यशपाल आर्य का सम्मान समारोह होना था हल्द्वानी में। प्रदेश सरकार द्वारा उसमें परमिशन न देकर के हमारे कार्यक्रम को तितर-बितर कर दिया है, जिसके सापेक्ष में प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोग प्रदेश मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय में, तहसील मुख्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस सरकार की हठबात के कारण इसके खिलाफ हमारा मौन प्रदर्शन यहाँ पर जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात करते हैं छठ की। देश भर में मनाए जा रहे छठ महापर्व का अंतिम दिन है आज पूरा हो चुका है छठ पर्व। इस अवसर पर खटीमा में सुबह छठ घाट पर पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवान सूर्य की पूजा अर्चना कार्यक्रम में शिरकत की। यहां सीएम धामी ने भगवान से प्रदेशवासियों का जीवन सदैव प्रकाशमय और सुखमय बनाए रखने की कामना की। वहीं पूर्वांचल समाज के द्वारा मनाए जाने वाले छठ पूर्व को प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया है। लालकुआं के 1 दर्जन घाटों पर छठ पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान लालकुआं में कई कॉलोनी में छठ पूजा स्थलों पर हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत करते हुए भव्य रूप से छठ का त्योहार मनाया। इस दौरान छठ पर्व पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी पहुंचकर बधाइयां दी। बता दें, पूर्वांचल समाज के द्वारा मनाए जाने वाले छठ पर्व को लोक आस्था का महापर्व भी कहा जाता है। वैसे मुख्य रूप से ये पर्व बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन देश भर में विभिन्न राज्यों में इस पर्व की धूम रहती है। छठ पूजा सूर्य देव उगते सूर्य और डूबते सूर्य का पूजा होता है। फर्स्ट दिन नहा खा होता है, दूसरे दिन खरना होता है। पूरे दिन व्रत रखो और रात में गुड़ वाली खीर गाय के दूध में वो खाते हैं और पूजा करते हैं और उसके कल होकर के फिर 24 घंटा का व्रत आज समापन है और अभी सूर्य भगवान के अर्घ दे के हम लोग। वहीं आपको आम आदमी पार्टी के नेता गणेश गोदियाल का जो बयान है वो भी सुनवा देते हैं। दुनिया में ये छठ का ऐसा त्यौहार है, छठ माता की पूजा ऐतिहासिक पूजा होती है। छठ माता के लिए छठ माई का एक अपने आप में कहा जाता है, जब पौराणिक कथा है कि जब भी उन्होंने किसी ने कोई मनोकामना उनसे मांगी है तो पूर्ण हुई है। और छठ माता चूँकि बहुत ही ज़रूरी इसलिए भी है कि लोग अपने संस्कार संस्कृति को भूलें नहीं और अपनी संस्कृति को जीवित रखें। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दुनिया के किसी देश में भी
छठ का उत्तरायण बहुत जोर जबरदस्ती मनाया जाता है। लगता है कि वास्तव में हम पूर्वांचल में बैठे हैं और आज तो सभी लोगों ने इसको मनाना शुरू कर दिया है। वहीं उत्तराखंड राज्य 21 साल का हो गया। वहीं नैनीताल में स्थापना दिवस में प्रशासन की अव्यवस्था के चलते अलग अलग ही नजारा देखने को मिला। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी क्रांतिकारी मोर्चा ने बैनर तले जिला अध्यक्ष गणेश बिष्ट और पूर्व विधायक डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला। इसके बाद सभी आंदोलनकारियों ने राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी पत्नियों को शॉल दे करके उनका सम्मान किया। वहीं मीडिया से बातचीत में पूर्व विधायक डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल ने कहा कि 21 साल में केवल बीजेपी और कांग्रेस ने जनता को सिर्फ ठगा है। यहाँ के लोगों ने 42 लोगों ने अपनी आज शहादतों और इतने बड़े संघर्ष के बाद उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। इस अवसर पर सारे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई भी दी गई। जहाँ तक आंदोलनकारियों का प्रश्न है, इस राज्य का सपना उत्तराखंड की जनता ने देखा था कि एक समृद्धशाली राज्य होगा। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको बता देते हैं जो चमोली से है। चमोली में 5 दिवसीय खेल महाकुंभ में लगातार दूसरे दिन भी रौनक रही। युवा कल्याण विभाग चमोली के तत्वाधान में आयोजित खेल महाकुंभ में बतौर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी, विकासखंड अधिकारी मदन सिंह रहे। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख यशपाल नेगी ने प्रतिभागी छात्र छात्राओं को अनुशासन में रहकर सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने की प्रेरणा दी। वहीं युवा कल्याण विभाग के ब्लॉक कमांडर रमानंद भट्ट और चिंतामणि देव राडे ने आयोजन का संचालन किया। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो खेल महाकुंभ शासन की तरफ से अभी निर्धारित किया गया है, इसे पिछले वर्षों हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से ये कुछ देर में हुआ है। और 21 अक्टूबर को हमारी न्याय पंचायतों में अंडर 14 के खेल प्रतियोगिताएं संपन्न हो गई थी। उसके उपरांत खंड स्तर पर खेल प्रतियोगिता किए जाने के लिए 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर अंडर 14 के जो बालक बालिकाएं जिन्होंने न्याय पंचायत से अच्छा प्रतिभा किया है, उनकी खेल यहाँ पर संपन्न करा। वहीं प्रदेश में अब तक डेंगू के 700 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें से केवल हरिद्वार में ही 550 मामले आए हैं। इसके बाद देहरादून में सबसे ज्यादा 126 मामले सामने आए हैं। राज्य के 9 जिले ऐसे रहे जहां अब तक डेंगू का कोई केस सामने नहीं आया। वहीं हरिद्वार और देहरादून के अलावा नैनीताल और यूएस नगर 2 ऐसे जिले हैं जहां डेंगू के केस मिल चुके हैं। नैनीताल में 24 और यूएस नगर में 5 केस सामने आ चुके हैं और इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क मोड में काम कर रहा है। देहरादून में डेंगू के हॉटस्पॉट इंदिरा नगर, सीमा द्वार और वसंत विहार इलाके बताए गए हैं। स्वास्थ्य महकमे के अफसरों के हवाले से खबरों में कहा जा रहा है कि देहरादून में डेंगू फैलाने वाले 4 वायरसों में से 3 स्ट्रेनों का प्रसार देखा गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज़ के साथ।